अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आप किसी गमी खुशी में जाएं तो आपको डिश में चावल ज़रूर मिलेंगे। चावल ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और शायद ही कोई ऐसा घर हो, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे चावल पसंद ना हो। चावल हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है और हमारी खुराक भी बड़ी महदूद है। हम या रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, इसके अलावा तो हमारी ग़िज़ाइयत में कुछ ख़ास शामिल नहीं है। तो जिस तरह गंदम अहम जुज़्व है हमारी ग़िज़ा का, उसी तरह चावल भी हमारी ग़िज़ा का बड़ा अहम जुज़्व हैं और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल नज़र आती है। पाकिस्तान चावल की पैदावार में बड़ा अच्छा आगे आगे की सफ़ों में शामिल है और ना सिर्फ ये कि हमारी पैदावार अच्छी है, बल्कि हमारी जो चावल की क्वालिटी है वो भी बड़ी अच्छी है, जायके में बहुत अच्छी है, उसका साइज़ बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी पहचान है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमारा चावल जो है दीगर ममालिक भी अपना नाम टाइटल बनाकर उसको बेचते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में चावल की पैदावार में हमें काफ़ी सारे खदशात का भी सामना करना पड़ा। पैदावार कम हुई और फिर ये भी इतलात आई कि हम शायद जो है अच्छा चावल बाहर से मंगवा भी रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल क्यों है? लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि इस वक्त चावल की काश्त हो रही है, धान की काश्त हो रही है। धान और चावल में क्या फ़र्क है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये काश्त हो रही है और ये काश्त जो है बड़ा मुश्किल काम है। चावल जो है जो हमारे सामने बाज़ाहिर पड़ा होता है और हम बड़ी खामोशी से और खुशी से खा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे काश्तकार की बहुत मेहनत शामिल होती है। इसको पहले बीज को लगा के उसकी पनीरी बनाई जाती है, फिर पनीरी को मुंतकिल किया जाता है खेत में और ऐसे वक्त में मुंतकिल किया जाता है जब उसमें पानी हो। आप अमूमन सड़कों से गुजरते हुए देखें तो आपको नज़र आएगा कि खेतों में पानी में जो है वो मज़दूर काम कर रहे होते हैं, तो वो चावल की पनीरी को जो है वो लगा रहे होते हैं। तो वो मुश्किल काम है। फिर मुसलसल पानी देना पड़ता है, फिर चावल की फसल की कटाई होती है और फिर उसमें वो सारे मराहल से गुज़र के वो चावल की शक्ल अख्तियार करता है और फिर हमारे सामने आता है और फिर पक के जब सामने आता है तो हम उसे एंजॉय करते हैं। इस वक्त जो है ये चावल की काश्त का मरहला है। हमारे जो पंजाब में भी, पंजाब भर में काश्त होती है और ख़ास तौर पे हमारे जो बालाई पंजाब के इलाके हैं, गुजरावाला, सियालकोट, हाफसाबाद, पिंडी भटियाँ, ये जो इलाके हैं जहाँ पर चावल बहुत अच्छी किस्म का काश्त होता है। लेकिन हमारे यहाँ भी धान बहुत काश्त हो रहा है और इस तरफ काफ़ी रुझान है। उसकी वजह एक ये भी है कि ये पूरा खित्ता जो है वो कपास का इलाका शुमार किया जाता था, लेकिन कपास को जो जिस मौसम ने मौजू नहीं महसूस किया, कपास की फसल जिस मौसम से मुतासिर हुई, वो मौसम इत्तफाक से चावल की फसल के लिए अच्छा है। अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हों तो कपास के लिए वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कपास जो है वो ऐसा पौधा है जो ड्राई वेदर को पसंद करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है चावल ऐसा पौधा है जो पानी वाले मौसम को, बारिश वाले मौसम को पसंद करता है, ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मामला है कि पानी हमारे यहाँ किल्लत है और पानी की मज़ीद किल्लत का सामना है। तो ऐसी सूरत हाल में चावल की फसल जो है वो किस हद तक सर्वाइव कर पाएगी? क्या हम अच्छी वैराइटीज़ बनाने की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी वैराइटीज़ बाहर से मंगवा रहे हों जिसमें पानी कम चाहिए? ये सारे मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर अहमद गिल साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तोसी में और कबीरवाला में तैनात हैं। उनसे भी पूछेंगे कि उनकी जो महकमा ज़राअत के हवाले से, इसके हवाले से जो उनकी राय है वो क्या है। और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं नासिर महमूद साहब, आप काश्तकार हैं, धान काश्त करते हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पहले तो डॉक्टर साहब ये ज़रा बताइएगा कि ये धान और चावल एक ही चीज़ है या इसमें कोई फ़र्क है? फ़र्क है तो क्या है? बुनियादी तौर पे धान जो है वो छिलके समेत जब चावल होता है तो उसको धान कहते हैं। ठीक है। जब उसका छिलका उतार लिया जाता है तो उसके बाद उसको चावल कहते चावल हैं। बन जाता है, चाहे उसमें जिस किस्म का भी हो, चाहे मोटा चावल हो या बासमती हो, वो चावल बन जाएगा, वो बन चावल जाएगा। ठीक है। अगर ऊपर छिलका मौजूद है तो उस वक्त उसको धान कहेंगे हम। ठीक है। जब वो अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि धान की काश्त हो रही है मतलब चावल की काश्त, ठीक है, चावल की काश्त हो रही है मतलब धान की काश्त हो रही है, तो ये फ़र्क है, सेम थिंग है। ठीक है। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ इस खित्ते में अब जो चावल की काश्त का रुझान है वो बढ़ रहा है, रुक गया है, या घट रहा है? क्या इतलात क्या है आपकी जनरली? नहीं, जनरली जो है ये हमारे खित्ते में अब चावल की जो काश्त है वो बढ़ रही है। पिछले चंद सालों में हमारे यहाँ मुल्तान डिवीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 लाख एकड़ से बढ़ के अब तकरीबन 5 लाख एकड़ तक हम पहुँच चुके हैं। अच्छा। तो इतनी काश्त इसकी बढ़ी है। उसकी एक बुनियादी वजह, जैसे आपने पहले इंट्रो में जिक्र किया कि कपास की पैदावार से काश्तकार मुतमईन नहीं थे, तो वो जो बदल जो है क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए काश्तकार दूसरी फसल जो है वो धान की तरफ गए हैं।
और कुछ पिछले सालों में धान के काश्तकारों को उनका मुआवजा भी बेहतर मिला है। तो इस वजह से लोग जो इधर धान का काश्तकार हैं वो लोग इधर मुतवज्जे हुए हैं और इसकी काश्त में तो अभी बढ़ रही है। और अगर मौसम साजगार रहा, पानी की दस्तियाबी रही तो इसमें मजीद इजाफा होने का। इसमें बड़ा एक दिलचस्प पहलू मैं जिक्र करता चलूँ कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए या धान पैदा करने के लिए हमें 14 लीटर पानी खर्च होता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी यकीनन हमारी काश्त बढ़ रही है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें कि जैसे हम जो है पानी की कमी का शिकार हैं और पानी की कमी हो रही है, पर कैपिटा पानी कम हो रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें तो हम ये काश्त जो है हम पानी के एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये वैसे डॉक्टर साहब लाइटर मोड ना कि ये चावल काश्त होता है तो इतना पानी खड़ा होता है और फिर आगे उसकी पकाई में भी बड़ा पानी चाहिए होता है और फिर जब हम खाते हैं तो फ़ौरन ही पानी की प्यास लग जाती है। कोई इसकी जीन्स में शामिल है कि ये पानी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। जो ये वाटर लविंग क्रॉप है, वाटर लविंग प्लांट है, तो इसके राइट फ्रॉम सोइंग से लेके टिल डाइजेशन पानी चाहिए। तो बाकी कोई खाना खाएं इतनी प्यास नहीं लगी, जैसे ही आपने राइस खाया। बिल्कुल, इसमें ऐसे ही होता है जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें क्योंकि ये वाटर लविंग क्रॉप है तो पानी हर मरहले पे इसको पानी चाहिए, सोइंग से लेके टिल डाइजेशन यूजेज तक। नासिर महमूद साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप चावल के काश्तकार हैं जी, कितने अरसे से चावल लगा रहे हैं? मैं तकरीबन ये 20 साल से जो है ना चावल काश्त कर रहे हूँ जी। अच्छा, 20 साल से चावल लगा रहे, खाते भी हैं? खाता कम खाते जी, कम। क्या वजह? पसंद नहीं है? नहीं पसंद देख देख के बोरियत हो जाती है। पसंद हैं लेकिन ये पानी की किल्लत है इसलिए। अच्छा, नहीं खाने में तो कोई किल्लत नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी पीना पड़ता है इसलिए उसमें अवॉइड करते हैं। जी, क्योंकि पहले ट्यूबवेल चलता है ना तो फिर हमें ये रहता है, मालूम होता है कि ये हमें घर का पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल कर। अच्छा, उसे भी कम इस्तेमाल करते हैं। जी, इसलिए कम। अच्छा, वैसे आजकल तो बड़ी मौजें लगी होंगी, जो चावल की कीमत हो गई है जी, वो तो 100 रुपये 80 रुपये वाला चावल जो है 4-4 5-5 रुपये में फरोख्त हो रहा है जी। आपको तो बड़े अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। नहीं, वो इसी तरह ही है, लेकिन चावल की कीमत ठीक है, लेकिन पीछे जो है जो ज़िम्मेदार है ना उसको ये खाद का प्रॉब्लम है, खाद का भी रेट बढ़ रहा है और उसके बाद ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी रेट बढ़ रहा है और ठेके भी खासकर ज़्यादा हो रहे हैं। वो हमारे किसान जो है वो लेवल पे जा रहा है, मतलब उसको कोई खास बचत नहीं, उसको कोई खास बचत नहीं, क्योंकि पहले ठेका जो चल रहा था वो तकरीबन 50,000 एकड़ पे चल रहा था, अब 1 लाख से क्रॉस हो रहा है। और उसके बाद जो ट्यूबवेल का पानी था वो 500-600 रुपये घंटा मिल रहा था, अब वो 1500 पे चला गया। इस तरह खाद को लें तो खाद जो है अब DAP देख लें 8,000 से 10,000 तक है, यूरिया का रेट लें 1700-1800 था, लेकिन अब 3,000। यार नासिर महमूद साहब, फिर भी मेरा ख्याल है जो चावल का रेट है वो कोई मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब वो मैच नहीं कर रहा। चले डबल हो जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया चावल। वो बात ठीक है, लेकिन पीछे से जो है ना ये अखराजात भी तो महंगे हो गए हैं ना, ये भी तो डबल हो गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आप भी चावल के शौकीन होंगे, खाते होंगे, तो आपको महसूस नहीं हुआ कि चावल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए? यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इतना जस्टिफाइड है ये नासिर साहब जो बातें कर रहे हैं कि इनपुट्स अगर महंगी हुई हैं तो इतना तो मेरे ख्याल जस्टिफाइड नहीं है कि सर बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि मिडल मैन इन्वॉल्व होता है। फार्मर से जब धान पिछले साल जो ऑन एवरेज मैंने फील्ड में ऑब्ज़र्व किया तो फार्मर को तो रेट जो है ना वो 3500 से 4000 तक मिला, लेकिन जब वो मंडी मिडल मैन तक पहुंचा और आगे गया तो उस वक्त उसका रेट बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते वो अब कंज्यूमर तक जो है ना वो बहुत महंगा पड़ रहा है, जैसा आपने जिक्र किया वो डेफिनेटली। लेकिन जो फार्मर के मसाइल हैं वो जैसे नासिर साहब ने बयान किया, बिल्कुल बढ़ते हुई महंगाई, इनपुट्स की महंगाई है, तो उस हिसाब से फार्मर को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन दरमियान में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे पास जो चावल की अक़साम हैं वो उसमें एक तो वो हमारा एक इंस्टीट्यूट है काला शाकाकू में जो अच्छे बीज तैयार करता है, तो ये बाकी जो अक़साम हैं ये सारी हमारी इंडिजिनस हैं या हमने बाहर से मंगवाई हुई हैं? क्या सूरत हाल है? क्या हाइब्रिड इसमें जो यूज़ हो रहा है वो बाहर से आ रहा है? क्या अपने तौर पे क्या हम बना रहे हैं और बाहर से क्या आ रहा है? जी, हाइब्रिड जो धान की हैं अक़साम वो बाहर से आ रही हैं, लेकिन हमारा जो अपना इदारा है काला शाकाकू उन्होंने भी एक हाइब्रिड अब दिया है। अच्छा, तो इसी तरह बाकी जो बासमती जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है हमारा चावल, जो बेसिकली हमारा जो है एक ब्रांड है, वो
उसकी जो वैरायटी हैं वो सारी इंडिजिनस हैं। और अच्छा। उसमें अब ये 515 हाँ जी, एक बड़ी खुशखबरी की बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि अभी दुनिया का जो लॉन्गेस्ट ग्रेन है राइस में, वो काला शाह काकू की वैरायटी है। अच्छा। हाँ जी, सुपर गोल्ड बासमती वो अप्रूव हो गई है, वो आने वाले सालों में काश्तकारों को दस्तयाब होगी। अच्छा। इसी तरह एक अल खालिद राइस के नाम से वो भी दुनिया का लंबा तरीन चावल है, तो उसकी जो है 10 mm लेंथ जो है ना, मोर देन 10 mm लेंथ हो जाती है। तो ये दुनिया में जो बासमती अक़साम के हवाले से हमारा एक ब्रांड नाम है, और अब भी उसमें बहुत अच्छी वैरायटी हैं, पोटेंशियल वाइज भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ आ गई हैं। ठीक है। तो अभी ये जो अल खालिद राइस है, इसका दो बड़े मेन पहलू हैं। एक तो ये कलराठे रकबे में भी बहुत अच्छी पैदावार देती है, और अगर इसको अच्छे रकबे में लगाया जाए तो ये 70 मन से ज़ायद इसका पोटेंशियल है। अच्छा, इस पर बात करते हैं। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ क्योंकि ये अहम मामला है वैराइटीज़ का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चावल की फसल पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे वैराइटीज़ का कि एक दो अच्छी वैराइटीज़ पाइपलाइन में आने वाली हैं। अच्छा, अभी भी हमारा चावल जो है वो पतला और लंबा चावल है, बड़ी क्वालिटी वाला है, बासमती सुपर बासमती। तो आप ये बता रहे हैं कि सुपर बासमती गोल्ड जो है वो आने लगा ज़्यादा। वो एक तो उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, और उसकी जो खुशबू जो बेसिकली जायके में ज़बरदस्त है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि हमें जो मकामी तौर पे कहा जाता है कि जो अच्छा चावल है वो तो एक्सपोर्ट हो जाता है, और वो अच्छा चावल हमें खाने को मिलता नहीं है, ये किस हद तक हकीकत है? नहीं, इसमें ऐसी हकीकत नहीं। बेसिकली वही हमारी पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो ज़ाहिर है अच्छा चावल है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। जो अभी बहुत से मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोकली भी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो दान चावल है वो मार्केट कर रहे हैं, लेकिन उसकी डेफिनेटली प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बाकी अमूमन जो हमारे यहाँ राइस दस्तयाब है, न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है, जस्ट एक सारे चावल की। अच्छा, जो बासमती की अक़साम है, बासमती की जी, मोटा चावल है, सिल है, सब की सेम है। मोटे की अलग होगी और बासमती की अलग होगी, लेकिन ये कि क्वालिटी जो है ना वो सेम रहेगी। सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट क्वालिटी में उसकी जो है ग्रेडिंग बेहतर हो जाती है, तो वो ज़ाहिर प्राइस थोड़ा फैक्टर पड़ता है। अच्छा, तो इस वक्त जो हमारे पास वैराइटीज़ हैं जिनको हम काश्त कर रहे हैं, उसमें अगर कोई ऐसे बाइफर्केशन की जाए तो कितने % जो है वो मकामी होगी और कितने % जो है वो बाहर से हम बीज मंगवा रहे होंगे अंदाज़न ऐसे? इस वक्त बासमती की बात करें तो बासमती की जितनी वैराइटीज़ हैं वो हमारी लोकल हैं। उसमें हाइब्रिड में हम जो है ना वो टोटली तकरीबन बाहर से मंगवा रहे हैं। अभी ये जो मुख्तलिफ कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि जी मकई में और चावल में जो इनकलाब आया है इसका सबब जो है वो हमारा बीज है जो हम बाहर से लाए हैं, और उसमें वही मैं बता रहा था कि जो हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं इसमें धान की, वो सारी बाहर से इम्पोर्टेड हैं, ज़्यादातर चाइना से इम्पोर्टेड हैं। ठीक है। तो उनकी क्वालिटी नो डाउट उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। प्रोडक्शन वो जो है ना हमारी जो लोकल वैराइटीज़ हैं उनसे कोई 20-25 मन ज़ायद आ जाती है पर एकड़, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है। ठीक है। जब वो क्वालिटी नहीं है, ना ही वो हमारी जो है ना वो लोग उसको पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो फिर वो आम तौर पे जैसे हमारे यहाँ लोकल वो कहते हैं कि फुलियों वाले चावल हैं या लोग बाकी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमारी जो आम खाने में तो मीठे चावल बना लें तो वो तो गुड़ वाले चावल बना लें, उसमें तो सारी वैरायटी चल जाती है। हाँ जी, वो उसमें तो चल जाती है, लेकिन जो बासमती का एक अपना टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपने प्रोडक्शन तो यकीनन हाइब्रिड वैरायटी से आई है, लेकिन उस पर भी काम हुआ है। अभी आपको बताया काला शाह काकू का एक हाइब्रिड है, वो उसका यील्ड पोटेंशियल 110 मन से ज़्यादा अप्रूव हो गया। अच्छा, तो अब लगना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, वो भी लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि आप ये जो 20 साल से काश्त कर रहे हैं, आजकल जो है वो कौन सी वैरायटी को ज़्यादा काश्त करते हैं? आजकल दो वैरायटी जो है ना मैं ज़्यादा काश्त कर रहा हूँ, एक है 1121 और दूसरी है 1509। अच्छा, ये दो वैरायटी ज़्यादा काश्त कर। ये बताइएगा कि इसमें आप औसत पैदावार क्या हासिल कर लेते हैं? मैं जो 1121 है ना, ये पिछले 2-3 साल से तकरीबन 65 से 68 मन तक गया हूँ। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है क्योंकि ये काफ़ी इलाके में टाइम देते हैं, तो इसकी वजह से इनकी रहनुमाई से जो है ना हमारी जो है वो पैदावार बड़ी इजाफा हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ बीज का कमाल नहीं है बल्कि बाकी जो ज़मीन की तैयारी है, पानी की फराहमी है, खादों की फराहमी है, उसमें भी जो है ना जी बिल्कुल मैनेजमेंट हुई होगी।
तो ये आप मुतमिन हैं? डॉक्टर साहब ये जो पैदावार है इनकी काफ़ी है या इंटरनेशनल अगर हम पैदावार से कंपैरिजन करें? ये अगर बासमती वैराइटीज़ के लिहाज से पोटेंशियल वाइज देखें तो इनकी पैदावार काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अभी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन जैसा इनका रकबा है, क्योंकि मैं इनके रकबे फार्म पे विज़िट करता रहता हूँ, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा नासिर साहब ये बताइएगा कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये बड़ी मुश्किल फसल है यार, इसको काश्त करना औखा काम है, इस पर मेहनत बड़ी होती है, या आप मुतमिन हैं कि भाई ठीक है यही काश्त करना? ये काम तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा इजी है। तो मुश्किल इसका जब तक जो है ये लेबर मिल जाती है, इसकी लेबर मिल जाती है पनीरी मुंतकिल करने की, ज़ाहिर है टेक्निकल काम है, आजकल पैसे का कमाल है, अगर पैसा है लेबर तो मिल लेबर जो है वो मिल जाती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अब बहुत सारी मशीनें भी आ गई हैं, बाहर से बड़ी इंपोर्ट हो रही हैं, ख़ास तौर पे पनीरी लगाने के लिए, चौपा लगाने के लिए बहुत सारी मशीनरी आ गई है। तो वो मशीनरी अब हमारे काश्तकारों को दस्तयाब है या अभी उनसे दूर है? अभी मशीनरी जो है इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। बेसिकली जो हमारा कोर एरिया जैसे शेखुपुरा, गुजरांवाला, उस इलाके में वहाँ पे मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में अभी खासी कम है मशीनरी, तो नो डाउट टेक्निक्स आ गई हैं, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं मशीनरी या सारा हाथ से काम कर रहे हैं? नहीं, वो हम लेबर से लगवा लेबर से काम करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप ये जो औसत पैदावार ले रहे हैं, ये आपके हिसाब से ठीक है, या आपने सोचा कि किसी और वैरायटी की तरफ जाऊं ताकि उसमें पैदावार मज़ीद इजाफा हो सके, या ये सबसे बेहतर पैदावार ले रहे हैं आप? ये जो अभी चल रहा है ये सबसे बेहतर जो है इसमें पैदावार आ रही है, ठीक है। अभी तो इस पे मुतमिन है। इर्द गिर्द जो काश्तकार हैं जी, उनकी राय क्या होती है आपको देख के कि जी कपास की काश्त की तरफ आना है, ये चावल की काश्त की तरफ आना है या नहीं आना, क्या सूरत हाल है उनकी? मैं जब से ये काश्त कर रहा हूँ या मेरी फसल में ये जिस तरह इजाफा हो रहा है, लोग मुझसे बीज इस्तेमाल जो है ना ख़रीदते हैं और मुझसे मशवरे लेते हैं कि आगे जो है ना ये आप किस तरीके से काश्त करते हैं, किस तरह जो है ना इसकी पैदावार में इजाफा लेते हैं, फिर लोगों को इधर आते हैं। जी, कपास को छोड़ के मकई की तरफ ज़्यादा रुझान है या ये चावल की तरफ ज़्यादा रुझान है? ये फार्मर का अपना अपना रुझान है, जिसको जो फसल जहाँ पानी दस्तयाब है ज़्यादा वो शायद चावल की तरफ जाता होगा, जहाँ पानी बिल्कुल की किल्लत है वो मकई की तरफ निस्बत जी जाता बिल्कुल होगा। ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब अब ज़रा इसकी टेक्निकल चीज़ों पर आते हैं, क्योंकि हमारे जो काश्तकार हजरात देख रहे होते हैं उनको रहनुमाई भी चाहिए होती है। इसकी पनीरी की काश्त का मौसम, पनीरी तैयार करने का मौसम कौन सा है और पनीरी मुंतकिल करने का मौजू जो हमारे इस खित्ते के हवाले से वो कौन सा है? जी, बुनियादी तौर पे महकमा रिकमेंड करता है कि 20 मई के बाद पनीरी काश्त की जाए। ठीक है। तो एक तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पर मुख्तलिफ़ कीड़े जो होते हैं वो मौसम बहार में उनके परवाने निकलते हैं। अगर आगे राइस क्रॉप मौजूद होगी या पनीरी काश्त होगी तो उस पर अटैक होगा और वो उनकी तादाद बढ़ेगी। तो इसलिए 20 मई तक तो हम कहते हैं कि बिल्कुल काश्त ना करें। 20 मई से पहले बिल्कुल काश्त, उसके बाद जो है उसके बाद काश्त करें। ठीक है। अब ये जो मोस्टली जो हमारे यहाँ इस वक्त वैरायटीज़ अवेलेबल हैं बासमती की, उसमें जो मोटे चावल की वैरायटीज़ हैं वो 20 मई से काश्त उनकी शुरू कर देते हैं, 21 मई से। और जो बासमती की वैरायटीज़ हैं इनकी पनीरी की बेहतरीन जो काश्त का टाइम है वो 10 जून से शुरू होता है। ठीक है। 10 जून से 25 जून तक। ठीक है। 15 दिन होते हैं। उसमें बड़ा काश्तकार ज़ाहिर है वो स्प्लिट में लगाता है, ताकि क्योंकि पनीरी की जो बेस्ट मुंतकिली की जो उम्र होती है वो 1 माह होती है, 30 दिन। तो वो इस हिसाब से कोई अगर 2-2, 4-4 दिन का वक्फा जैसे उसने मुंतकिल करनी होती है उस हिसाब से वो 25 जून तक जो है वो पनीरी काश्त कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ नजर आता है कि अभी अब पनीरी की काश्त का तो बेसिकली टाइम मुंतकिली का टाइम वो मैं जैसे बताया कि 10 जून से उधर हम पनीरी लगाते हैं तो 10 जुलाई से मुंतकिल करना शुरू करते हैं। 10 जुलाई से मुंतकिल करना शुरू। तो इसमें ये कब तक चलेगी? ये 25 जुलाई तक चलेगी। जुलाई एंड तक भी चले जाते हैं लोग। ठीक है। क्योंकि बाद औक़ात पनीरी तो इस वक्त ये सूटेबल मौसम है कि आप पनीरी मुंतकिल करने का अब ये बेहतरीन वक्त है 10 जुलाई से 25 जुलाई तक। ठीक है। और इसके लिए जो पनीरी से निकला हुआ पौधा है उसकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? मतलब उससे ज़्यादा भी ना हो, उससे कम भी ना हो। 30 से 35 दिन। 30 से 35 दिन। अगर 35 दिन से तजावुज़ कर जाए तो वो उसको कहते हैं कि बेसिकली जब हम पनीरी से उसको मुंतकिल करते हैं खेत में, वहाँ पे एक ट्रांसप्लांटिंग शाक लगता है पौधे को। अच्छा। वो जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो शाक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, वो आगे जाके टिलरिंग कम बनाता है।
अच्छा। पौधा झाड़ कम बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो फिर पैदावार पूरी नहीं आती। अच्छा, 30 से 35 दिन तो आइडियल हो गया ना? आइडियल। अगर इस पे एक्सीड हो जाए तो उसकी कोई लिमिट है कि बस इतने तक जाए, इससे ऊपर हो जाए तो फिर आप ना करें? बेसिकली तो 35 लिमिट है। ठीक है। 30 बेस्ट एज है, ठीक है, और 35 लिमिट है। ऊपर ना जाए। हाँ, इससे ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें फिर जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पैदावार बेहतर यही है कि इसी अरसे में मुंतकिल कर लें। आप ये बताएं कि वहाँ जो बाकी काश्तकार हैं नाज़र साहब, वो भी अपनी पनीरी खुद ही बनाते हैं फिर मुंतकिल करते हैं, या ये मिल भी जाती है, पौधा मिल जाता है कि जी आप इसको मुंतकिल करें? ये ज़्यादातर काश्तकार अपने ही बनाते हैं। अगर किसी की कम हो जाए तो जिसकी वाफिर खड़ी हो उससे ले लेते हैं। अच्छा, वहाँ से वो मिल जाते हैं, मिल जाती है, ज़रूरत हो तो। जी बिल्कुल। तो इसका कारोबार खालिसतन सिर्फ इसी का कारोबार भी तो हो सकता है अगर कोई लोग इस तरफ आना चाहें कि जी वो पनीरी लगाए और ठीक है जी फिर आप मुंतकिली के लिए काश्तकारों को बेच दें, जैसे बाकी चीज़ों में चलता है ना जी? मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह हो रहा है कि वो सिर्फ पनीरी काश्त करते हैं और आगे सेल कर देते हैं, लेकिन काश्तकार जो ये इस तरह लेता है ना, उससे ये पता नहीं होता कि उसमें ये खालिस बीज है या इसमें मिक्स है। ठीक है। वो तो जब पौधा तैयार होगा फिर पता चलेगा कि इसमें खालिस कितना है और मिक्स कितना है। ठीक है। इसलिए जो बीज है ये मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो है ना, ये ज़रूरी है कि बीज का साफ़ होना और तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। ठीक है। तो जो ये फार्म में काम करती हैं, ये बीज सेल करती हैं, तो उनके पास जो आया वो उन्होंने काश्त कर आप बीज कहाँ से लेते हैं? मैं अपना बनाते हैं। अपना बनाते हैं? जी अपना बनाते हैं। इसकी कुछ सर्टिफिकेशन भी है? जो एक तो बीज है ना जो इंपोर्ट हो रहा है, एक मकामी तौर पे जो मकामी बीज की डेफिनेटली सर्टिफिकेशन होती है। बहुत सी पंजाब सीड कॉरपोरेशन एक इदारा है हमारा, और उसके अलावा बहुत सी सीड कंपनियां हैं। तो जब वो फील्ड सेलेक्ट करते हैं कि इससे हमने बीज बनाना है, तो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के नुमाइंदे उसको चेक करते हैं बाकायदा, उसकी रोगिंग होती है, उसके बाद हाँ जी अप्रूवल होती है, फिर वो सर्टिफाइड सीड एक टैग लगता है उसके ऊपर, वो टैग वाला सीड जो है वो सर्टिफाइड। काश्तकार जो है वो कोशिश करेंगे वो टैग वाला सर्टिफाइड बीज है वो। ये काश्तकारों को हम हमेशा जब भी गाँव की सतह पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकार करते हैं, वहाँ भी बताते हैं कि आप सर्टिफाइड सीड यूज़ करें। ठीक है। अब ज़रा डॉक्टर साहब आते हैं ज़मीन की तैयारी के हवाले से कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि ज़ाहिर है बहुत टेक्निकल क्रॉप है ना जी? जी तो बाकी क्रॉप से मुख्तलिफ है। पनीरी ख़ास तौर पे मुंतकिल करना भी एक टेक्निकल है, और पानी में मुंतकिल करना ये अहम है। तो इसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले से आप महकमा ज़राअत की क्या रिकमेंडेशन है कि कैसे तैयार की जाए, पानी कितनी मिकदार में मौजूद हो? बुनियादी तौर पे धान की जो काश्त है इसको दो तरीक़ों से काश्त किया जाता है। एक हम कहते हैं कद्दू का तरीका, ठीक है, और एक है खुश्क तरीका। ठीक है। तो ज़मीन की जो तैयारी है वो तो हल और रोटावेटर इससे करनी है, लेकिन उसमें बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि आपने ज़मीन इस तरह तैयार करनी है कि वो भुरभुरी शक्ल में हो, ना उसमें बड़े बड़े वट्टे हों, ना जो है ना वो बिल्कुल पाउडर बने, क्योंकि आपने पौधा लगाना है। पौधा लगाना है। उसके बाद कद्दू करने वाले में सूरत हाल ये होती है कि वहाँ पे कद्दू से मुराद ये कि खड़े पानी में चलाना है, उसमें हल चला के तो उसको नीचे एक लेयर बना देते हैं ताकि पानी नीचे ना जाए। तो उसके अब दो तरीके आजकल उसमें वो खड़े पानी में जो हल चलाते हैं वो कौन सा हल? वो आम कल्टीवेटर ही होता है, और उसके पीछे सुहागा होता है। तो उससे जो है ना जी वो ज़मीन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, तो पानी की उसकी खड़ा रहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहीं से आगे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि चावल की काश्त किस तरह करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चावल की फसल पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे ज़मीन की तैयारी का कि हमने ज़मीन तैयार करनी है, उसमें पोर्स बंद करने हैं ताकि पानी नीचे ना उतर जाए ना, क्योंकि पानी खड़ा रखना है। अच्छा, तो फिर इसमें हमने ज़मीन तैयार कर ली, सुहागा भी लगा लिया, ठीक है ना जी। अब फिर पानी कितना लगाना है? इसमें दूसरा एक छोटा सा मैं जिक्र करूँ कि अब एक लेटेस्ट आवर आ रहे थे रोटावेटर, एक सील्ड रोटावेटर होता है, जिसके सीलें लगी होती हैं ताकि पानी उसके अंदर ना जाए, वो भी चला देते हैं अगर हल और सुहागा ना हो, तो उससे भी कद्दू हो जाती है ज़मीन, यानी कि मसाम बंद। उसके बाद जब हमने काश्त करना है, यहाँ पे एक मैं इस प्रोग्राम के तौर से काश्तकारों को कहना चाहूँगा कि अमूमन आपने भी देखा होगा सड़कों पे जाते हुए पानी खासी मिकदार में जब वो मुंतकिल कर रहे होते हैं पानी अच्छा खासा, हाँ जी, तो वो बुनियादी हमारी गलती है। वहाँ पे हमने सिर्फ 1.5 इंच पानी खड़ा करना है। 1.5 इंच पानी होगा, उसमें हम जो प्लांट्स मुंतकिल करेंगे, तो अब वहाँ पे पौधों की तादाद बड़ा मैटर करती है पैदावार में। वहाँ पे हमने हाँ जी, तो ये पानी सिर्फ जो है वो 1.5 इंच होना चाहिए जब मुंतकिली का वक्त हो। ठीक है, लेकिन वो 1.5 इंच पता लगता है मुंतकिली करते करते ही वो नीचे उतर गया।
वो मेंटेन करना है ना, वो हमने बजाय इसके कि हम एक ही दफ़ा में 8 इंच 10 इंच पानी खड़ा कर दें। पौधा हमारा 6 इंच का पौधा है, हमने उसमें लगाया है, हमें पता नहीं वो लगा है नीचे गया है नहीं लगा है। जब वो पानी नीचे जाएगा आधे पौधे हमारे सूख चुके होंगे, पैदा पौधों की तादाद मतलब 1.5 इंच से ज़्यादा पानी, 1.5 इंच से पानी। आप नासिर साहब कैसे करते हैं ये काश ज़मीन की तैयारी जो है ना, बड़ा अहम मामला है। हम तो इसी तरह करते हैं, पहले हल लगाया, हल लगा के फिर रूटर लगाया, रूटर लगा के फिर लेज़र लगाया, लेज़र लगा के फिर जो है ना उसके ऊपर हल लगाया, हल लगा के फिर उसमें पानी छोड़ दिया। कद्दू करते हैं आप भी? हाँ, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, 1.5 इंच पानी लगाया और उसके बाद उसको कद्दू कर लिया। जैसे कद्दू किया तो फिर देखा पानी कम है तो थोड़ा सा और लगा के फिर जो है ना पनीरी की मुंतलिकी कर ली। जब वो होगी उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद फिर हमने पानी ज़्यादा लगाना उसको शुरू कर दिया फिर। लेकिन ये बताएं कि आप जो बीज लाते हैं जी, पनीरी से पहले उसकी जर्मिनेशन भी चेक करते हैं? हाँ बिल्कुल, जर्मिनेशन करते हैं। आपका अपना बीज है बस, ठीक है, इसको नहीं, वो इस तरह नहीं होता, चाहे अपना हो या सीड का हो, उसकी जर्मिनेशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पौधा जो है ना उसका तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, तो हम 1 किलो 1 मरला में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 2.5 किलो तकरीबन, कितने पौधे हो जाते हैं? 2.5 किलो तकरीबन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं 4 कनाल के लिए, जिसमें 40,000 पौधा होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, आप मुंतकली करते हैं जी, तो उसमें एकड़ में कितना पौधा लगाते हैं? तो ये तादाद तो मालूम नहीं है कि कितना लगाते हैं, क्योंकि लेकिन उधर से कितना मुंतकिल करते हैं? तो वो 1 मरला हम जो है ना, 1 मरला 1 एकड़ में नहीं, 4 कनाल में, 4 कनाल में मुंतकिल करते हैं। तो अच्छा, तो ये पौधे का फासला क्या रखते हैं? पौधे का फासला हम जो उनको कहते हैं कि ये जो है ना 40,000 पौधा पूरा करना है इसमें, तो वो उसमें 4 इंच 5 इंच के ऊपर जो है ना वो हम पौधा लगा देते हैं। रिकमेंडेशन क्या है सर? रिकमेंडेशन ये है कि 9 इंच पे पौधे से पौधे का फासला होना चाहिए। 9 इंच होना चाहिए। तो आप आधे पे लगा रहे हैं, वो इसको ज़रा थोड़े मेरे ख्याल में उसमें वो एक बीघे की बता रहे हैं, 1 एकड़ में जो है ना 80,000 पौधे हैं, डबल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर फिर फी पौधा हम फी सुराख हमने 2 पौधे लगाने हैं, 2 लगाएंगे तो 1,60,000 पौधे हमारे पूरे होंगे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट, दोनों ही सर्वाइव करेंगे? दोनों ही सर्वाइव करेंगे। अच्छा, दोनों सर्वाइव करेंगे तब जाके हमारी डिजायर्ड प्लांट पॉपुलेशन जो 1,60,000 पूरी होगी। 1,60,000 होनी चाहिए एकड़ में, कम से कम एकड़ में जो 1,60,000 पौधे होने चाहिए हमारे, ठीक है, अच्छी पैदावार के लिए। ठीक है। और इसमें एक मामला वो जड़ी बूटियों का भी है, जाहिर है वो अगर आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा पानी लगेगा वहाँ जड़ी बूटी ज़्यादा उगेगी, तो उसके कंट्रोल के लिए शुरू में ही क्या करना है ताकि कंट्रोल? बेसिकली जड़ी बूटियाँ यकीनन अब तो हर काश्तकार अवेयर है कि ये पैदावार का मोर देन 50% भी डैमेज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो हम खाद दे रहे हैं इतनी महंगी, पहले बात हो रही थी खाद महंगी है, पानी है, बड़े सारी खुराक कीमती रिसोर्सेज हमारे उसमें ज़ाय हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक पूरा मैनेजमेंट प्लान है वीड्स का। जैसे पेस्ट का IPM है, इसी तरह वीड्स का इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट एक प्लान है। ठीक है। अभी हम अगर मोस्टली जो धान काश्त होता है हमारा गंदम के बाद होता है, तो उसमें हमारे पास दरमियान में गैप होता है, वहाँ पे एक तो हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं कि जंतर की फसल लगा सकते हैं। ठीक है। जब हम जंतर लगाएंगे तो उसके साथ बहुत सी गर्मियों की जड़ी बूटियाँ उगाएंगी, उसको हमने रोटावेट कर दिया तो वो एक तो हमारी खाद बन गई, दूसरा ये है कि हमारी जड़ी बूटियाँ तलफ हो गई। ठीक है। सेकेंडरी, अगर आप बिलफर्ज जंतर नहीं भी काश्त करते, खाली ज़मीन है, उसको एक दफ़ा हल चला के उसमें पानी लगा देते हैं तो उसमें जड़ी बूटियाँ उग आएंगी। जब उगेंगी तो उसको फिर हल चला दें, उनको तलफ कर दें, फिर दूसरी दफ़ा फिर पानी लगा दें, वो फिर उगाएंगी। तो ये जो टाइम होता है हमारे पास अप्रैल से लेके जुलाई तक, गैप जो मिला है उसमें इसको दाब का तरीका भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें वो जड़ी बूटियाँ मोस्टली तलफ हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ये सब नहीं कर सका तो वो फिर काश्त के टाइम जब वो मुंतकिली करेगा उसके 36 से 48 घंटे के अंदर अंदर केमिकल कंट्रोल पे उसे जाना पड़ेगा, वीडिसाइड इस्तेमाल करेगा। उसमें हमारे पास जो प्री इमरजेंसी यानी कि जड़ी बूटियाँ उगने से पहले वाली जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ वो इस्तेमाल करके वो 36 से 48 घंटे के दरमियान वो शेकर बोतल के ज़रिए जो है ना पूरे खेत में वो शेक कर देगा। तो अच्छा, शेक करना में लिक्विड शेप में उसको मिला देना। वो लिक्विड शेकर बोतल में ही वो आती है मोस्टली। तो वो उसको जो है ना वो पूरे, क्योंकि पानी खड़ा होता है तो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो जड़ी बूटियाँ सिर्फ इसमें फिर एहतियात यही होती है कि आपने जो ही जड़ी बूटी मार दवाई का ये शेक किया है, स्प्रे किया है, उसके बाद कम से कम 5 से 6 दिन पानी खुश्क नहीं होने देना।
पानी मेंटेन रखना है 3 इंच के लेवल पे। वो ऊपर लेयर रहेगी। हाँ जी, वो ऊपर लेयर रहेगी तो उससे जो है ना जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाएंगी। अगर कोई फिर भी लेट हो गया, वो इस स्टेज पे भी नहीं कर सका, तो उसके लिए फिर अब जो पोस्ट इमरजेंसी यानी कि जड़ी बूटियाँ उगने के बाद वाली दवाइयाँ भी मार्केट में आ गई हैं। अच्छा, वो ऐसी दवाइयाँ वो हम जो 12 से 14 दिन बाद जब हमने फसल मुंतकिल कर ली, उससे 12 से 14 दिन बाद जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे हमने सिर्फ केयर क्या करनी है कि हमने देखना है कि जड़ी बूटी 2 से 3 पत्तों की हालत में हो। अच्छा, तो उस वक्त उसका उन दवाइयों का स्प्रे करके तो उसको हम तलब कर सकते हैं। ठीक। अगर कहीं फिर भी इशू रह जाए, फिर रह जाएगा, फिर रह जाए तो फिर आप 28 से 30 दिन बाद एक स्प्रे और दोबारा करके जड़ी बूटियों को 100% कंट्रोल कर सकते। जितना आप बेहतर कंट्रोल करेंगे उतनी आपकी पैदावार बढ़ेगी और इनपुट्स की कास्ट कम होगी। आप भी ऐसे करते हैं जी या कोई डिफरेंट तरीका है? कोई टोटका बताए ना काश्तकारों को। जो सर वो हम पहले जो है ना वो बोतल वाला कर देते हैं। अच्छा, हाँ, शुरू से शुरू में ही कंट्रोल, हाँ शुरू से कंट्रोल कर लेते हैं हम। ठीक है। हाँ, उसके बाद वाला जो है ना बाज़-औक़ात ऐसी अद्वियात होती हैं कि वो फसल को जो है ना रोकती हैं। ठीक है। तो मैं वो बहुत कम करता हूँ, मैं ज़्यादा ये करता हूँ। आपको चावल की फसल पे कौन सी बीमारी है जो ज़्यादा तंग करती है कि इसका अटैक? ज़्यादातर वो पत्ता लपेट सुंडी आती है ना, तो वो बहुत मुश्किल उस वक्त होता है क्योंकि उसका कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें उस वक्त जो है ना शगुफ़े निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तंग करती है। और उसके बाद ये है तने की सुंडी, ये पहले भी आती है और एंड पे भी आती है। अच्छा, हाँ, तेला वगैरह ये इतना तेला बहुत कम आता है। ज़्यादातर ये सुंडी जो है ना, ये दोनों सुंडियाँ जो है ना, हाँ ये दोनों सुंडियाँ जो है क्या ना, मैनेज क्या करते हैं आप? कैसे मैनेज करते हैं? स्प्रे करते हैं? ये जो है ना ये जहरें होती हैं, ये अब स्प्रे करते हैं? हाँ, ये जहर पहले छिड़काव करते हैं। ठीक है। ये अब जिस तरह हमारा बीज जो है ना मुंतली हो गया, तो इसमें ये करेंगे कि अब हम जो है ना 15 से 20 दिन, जब वो पनीरी आगे चली गई खेत में, उसके बाद 15-20 दिन के बाद हम जहर डाल देंगे। ठीक है। कि डॉक्टर साहब ये जो पेस्ट है इसके कंट्रोल के हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ना धान पे हमारे ये 2 मेजर पेस्ट हैं। एक तने की सुंडी, स्टेम बोरर उसको कहते हैं, इसी तरह जो है ना पत्ता लपेट सुंडी, लीफ रोलर। ये बुनियादी तौर पे बड़ा पैदावार को भी इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि जो लीफ रोलर है ये बेसिकली पौधे का क्लोरोफिल ज़ाय कर देती हैं। अच्छा। तो जब वो क्लोरोफिल ज़ाय होता है ज़ाहिर खुराक नहीं बनेगी तो पौधा पैदावार नहीं देगा। तो इसके लिए बुनियादी तौर पे हम हमेशा रिकमेंड करते हैं। ये बताए ना कि इसकी स्काउटिंग कैसे करनी है ना? हाँ जी, मतलब ये भी तो अंदाज़ा हो कि ये ETL लेवल है नहीं है, क्या सूरत हाल है, इसकी अलामात क्या हैं? हाँ जी, अलामात ये हैं कि जो लीफ रोलर पत्ता लपेट सुंडी है, इसको जैसे नाम से जाहिर है ये पत्ते को लिपटना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, ये पौधे के पत्ते के ऊपर निकलती है, वहाँ पे अंडा साइज़ क्या है इसका? इसका साइज़ जो है 5 मिलीमीटर से कम होता है। अच्छा। जो बड़ी बाकी 1 मिलीमीटर नॉर्मली जब ये होती है उसी वक्त ये जो है ना पत्ता लपेट लेती है अपने ऊपर, ऐसा लुआब खारिज करती है कि वो पत्ता लिपट जाता है। ठीक है। तो वो काश्तकार को बड़ा वाज़े नज़र आता है। ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप धान के अंदर जाएं, तकरीबन कोई 14-15 कदम के बाद जाके 1 फुट जगह पे देखें कितने पत्ते लिपटे हुए हैं। इसी तरह फिर आगे तो ये 5 जगह से हमने 1-1 फुट का स्क्वायर फुट का जो है ना वो देख लेना पैच। ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमारी उस वक्त 5% जो है वो पत्ते मुतासर नज़र आते हैं तो फिर हमें फ़ौरन स्प्रे लेवल आ गया वो। ठीक है। लेकिन इसमें प्रिकॉशनरी हम ये करते हैं कि इनिशियली जो ही हम मुंतकिली करते हैं इसकी धान की, उसके बाद हमने 15 से 20 दिन के बाद ही हम जो है ना इसको दानेदार जहर डालते हैं। अच्छा। तो वो 2 दानेदार जहर हम डालते हैं, उसका असर जो है 30 से 35 दिन रहता है। ठीक है। तो जब हम ये अब जुलाई में डालेंगे यानी अगस्त में डालेंगे तो हमारा सितंबर तक ये 10 सितंबर तक चलेगा। 10 सितंबर को हम इसकी सेकंड डोज डाल देते हैं। इसी तरह दानेदार वही कंट्रोल हो जाती है। तो वो तने की सुंडी जो है, तने की सुंडी भी इसी तरह दानेदार जहर से स्काउटिंग भी ऐसी करनी। हाँ, स्काउटिंग भी ऐसी करनी। उसका ETL लेवल उसका भी वही 5%। ओके, तो इसको कंट्रोल करना है। अब हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो हम ज़रा ये बता दीजिएगा काश्तकारों की रहनुमाई के लिए कि इसके लिए फर्टिलाइजेशन कैसे करनी है, वो जो खादों की एप्लीकेशन है वो क्या होनी चाहिए? खादों का हमेशा से डिपार्टमेंट या माहिरीन यही कहते हैं कि मुतवाज़न खादें। और मुतवाज़न खादों में होता है कि पौधे को 17 तरह के अगर खुराकी अज़ा चाहिए तो उसमें बहुत से तो कुदरत ने हमें दे रखे हैं। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि हमारी ज़मीनों में बहुत से मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे कमी है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान। ये 5 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो राइस में जिनकी बड़ी ज़रूरत है। ठीक है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है आम ज़मीनों के लिए वैसे तो बेस्ट है कि आप तजिया करवा के उसके मुताबिक इस्तेमाल करें।
या एक खाद ऐप जो है ना वो मोबाइल ऐप तैयार की हुई है प्ले स्टोर से SFI। वो तो ऐसे ही है कि जी आपके पास जेब में पैसे कितने हैं उसके मुताबिक। हाँ, उसके मुताबिक है, लेकिन टेक्निकली जो आम ज़मीनें जो दरमियाने दर्जे की हैं वहाँ में 55 किलो नाइट्रोजन, ठीक है, जिससे मुराद तकरीबन 2.5 बोरी यूरिया बनेगी। इसी तरह जो है DAP जो है वो 1.5 बोरी, अगर DAP, और पोटाश 1 बोरी। ठीक है। अब इसमें डालनी कैसे है कि DAP और पोटाश इस आप जो है ना वो बिजाई के वक्त जब ज़मीन तैयार कर रहे हैं उस वक्त डाल दें। ठीक है, ठीक है। यूरिया और पोटाश, हाँ जी, ठीक है। यूरिया जो है वो आपने पहली केस जो है 30 से 35 दिन के बाद देनी है। ठीक है। अब वहाँ पे साथ जिंक सल्फेट ज़रूर डालना है। अच्छा, उसकी मिकदार क्या हाँ जी, उसकी मिकदार ये है कि वो मुख्तलिफ ब्रांड आते हैं मार्केट में, पैकेट में आते हैं। हाँ जी, 33% अगर जिंक सल्फेट आपके को मिल रहा है तो आप 6 किलो डालेंगे। अगर 27% वाला मिल रहा है तो 7.5 किलो डालेंगे। अगर 21% वाला मिल रहा है तो 10 किलो डाल देंगे। ठीक हो फी गया, एकड़। ठीक हो गया। और बोरान की जो है ना वो हम बोरक की शक्ल में डालेंगे तो 4.5 किलोग्राम डालेंगे। बोरक एसिड की शक्ल में डालेंगे तो हम जो है ना 3 किलोग्राम फी एकड़। ठीक है। तो ये उस वक्त 30 से 35 दिन के बाद जो है ना ये यूरिया के साथ यूरिया जो नाइट्रोजन देनी है वो 30 से 35 दिन बाद पहली हमने उसकी खुराक देनी है। कितनी मिकदार? वो 1 बोरी एकड़ में। हाँ जी। और फिर उसके बाद जो है ना जी हमने ख्याल रखना है कि कोशिश हमने करनी है कि 20 से 25 अगस्त के दरमियान हमने खाद मुकम्मल करनी है, यानी सेकंड डोज हम जो है 20 से 25 अगस्त को उसको दे देंगे। ठीक है। यानी गोब से पहले हमने खाद मुकम्मल करनी है। तो वो आम तौर पे 2 बोरी यूरिया सफिशेंट होती है। कहीं कमज़ोर ज़मीन हो तो वहाँ 1 आधी बोरी जो है ना गोब के वक्त दोबारा भी दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हमने चावल की काश्त पर बात की है, आपको काफ़ी रहनुमाई मिली। ज़रूर चावल काश्त करते रहें, आपका अपना भी फ़ायदा है, मुल्क कौम का भी फ़ायदा है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।